स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है और मैंने कहा आज हम बात करेंगे भूटान के बारे में। देखो, भूटान कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया में पूरी तरीके से छाया हुआ है। भूटान में हो क्या रहा है कि एक वॉल स्ट्रीट न्यूज़पेपर है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, यूएस का न्यूज़पेपर है। उसमें ये आया है कि उसमें भूटान के बारे में एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आ गया। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, भूटान के ऊपर ये ऐसे कंटेंट बना रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू, जिसमें जिसमें एक मॉन्क है, वो का पट पकड़ा हुआ है, एक मोबाइल पकड़ा जिसमें बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो रही है। फिर एक बिल्डिंग है, भूटान की बिल्डिंग है, भूटान के उसके पीछे एक बिटकॉइन बना हुआ है। ये सारी न्यूज़ेस क्यों आ रही है? ये सारी न्यूज़ इसलिए आ रही हैं क्योंकि भूटान ने चुपके चुपके एक बहुत बड़ा काम कर दिया है जो बहुत अप्रिसिएशन वाला है। आप देख सकते हो कि भूटान ने 12,000 बिटकॉइन को माइन करा है। क्या करा है? माइनिंग करा है बिटकॉइन को। मैं बताता हूँ माइनिंग माने क्या होता है। और ये जो 12,000 बिटकॉइन को माइन कराना है, इसकी वैल्यू, एक बिटकॉइन की वैल्यू होती है 93 लाख। अगर इंडियन रुपए में बात करो तो 93 लाख। और कुल मिला के अगर 12,000 बिटकॉइन की बात करें तो 1.3 बिलियन का इन्होंने 3 बिलियन वैल्यू का बिटकॉइन उन्होंने प्रिंट करा है। और ये बिटकॉइन इनकी जीडीपी का 40% पार्ट हो गया है। मतलब जो भी जीडीपी होगी इनकी, उसका 40% क्या है? ये बिटकॉइन है। तो ये काम करा है इन्होंने। माइनिंग माने क्या होता है? माइनिंग माने ये होता है कि देखो, इन्होंने माइनिंग कैसे करा है। आप भी बिटकॉइन को माइन कर सकते हो, कोई भी घर बिटकॉइन को माइन कर सकता है। पर बिटकॉइन को की माइनिंग के लिए चाहिए आपको कंप्यूटर और चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। का कोई कंप्यूटर को चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। अब कंप्यूटर जब चलेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो इन लोगों ने क्या करा, इनके पास बहुत सारी हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर बोले तो इनके यहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं, और रिवर्स बहुत तेज फ्लो में बहती है यहाँ पे। जब रिवर्स बहुत तेज फ्लो में बहेगी तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया? टरबाइन लगा दिया। और टरबाइन से इन्होंने बनाई बिजली, और बिजली से बनाया है इन लोगों ने बिटकॉइन। तो इस तरीके से लोगों ने क्या करा? माइनिंग करा। अगर आप बिटकॉइन माइनिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे लगाना बिटकॉइन माइनिंग सेटअप, तो आपको बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो क्या कर रहे हैं अपने घर में, फार्म हाउस में, कनाडा में, बहुत अलग अलग एरिया में वो लोग ऐसा सेटअप बना के बैठे हैं। ये क्या है? ये कूलेंट है, कूलर मतलब, या तो ग्राफिक, ये जो देख रहे हो ये ग्राफिक कार्ड है, और ये पंखे लगे हुए हैं ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, है ना। तो ये सब काम हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से क्या करा बिटकॉइन, वो भूटान ने बिटकॉइन प्रिंट करा हुआ है। अच्छा, बिटकॉइन प्रिंट करा हुआ है, इतना ज़्यादा उसने प्रिंट कर ली, इतनी ज़्यादा वैल्यू को उसने बिटकॉइन प्रिंट कर लिया है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि हिमालयन किंगडम इज टर्निंग क्लीन एनर्जी समझ में आ गया, इनटू डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड मतलब बिटकॉइन में चेंज कर रहे हैं, ये वाली बात आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुई? मैंने बता दिया आपको, 40% जीडीपी और 12,000। अभी इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिया बिटकॉइन को पहले तो हम लीगल करेंसी नहीं मानते हैं बिटकॉइन को, उसके बाद हम लोग 30% टैक्स लेते हैं। अगर आप बिटकॉइन को ट्रेडिंग बाइंग कर रहे हो ना, तो उसमें हम 30% टैक्स लेते हैं। पर भूटान में ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हो फोटो, अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर की वैल्यू का ये है बिटकॉइन प्राइस होल्डिंग। इसे देख सकते हो आप। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई इससे कि पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे इनका जो टूरिज्म है, ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं टूरिज्म से और अपनी बिजली बेच के, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बहुत सारे हैं और ये इंडिया को भी बिजली बेचते हैं अपनी। तो सबसे पहले पैसे से कमाते हैं। पर कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कोविड के टाइम पे इनका टूरिज्म पूरा बर्बाद हो गया। टूरिज्म बर्बाद भी हो गया और यहाँ के लोग क्या करने लगे? यहाँ के लोग जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे, मतलब भूटान की पॉपुलेशन भी कम होने लगी। तो उन सबको रोकने के लिए फिर भूटान ने ऐसा काम करा। उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, 2020 के टाइम पे इनकी जीडीपी भी क्या हुई? 10% से रिड्यूस हो रही थी। तो ये सारी परेशानियां चल रही थी उस टाइम पे भूटान पे। तो वहाँ पे भूटान में एक ये इंसान जो राजा हैं भूटान के, वो जिनका नाम क्या है? जिग्मे, जिग्मे साहब। और एक और इंसान है, ये देखो ये फोटो, उज्जवल दीप दहल। इन दोनों का दिमाग थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। और ये उज्जवल एमआईटी से है, ये बहुत ज़्यादा उसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी उस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो इन लोग दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक प्लान बनाया कि हम लोग क्या करते हैं, चीप हाइड्रो पावर जो हमारे यहाँ सस्ती है, जो बिजली हमारे यहाँ जो सस्ती है, उसका यूज़ करके क्या करते हैं, हम लोग बिटकॉइन जनरेट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट लीड इनिशिएटिव है। और ड्रंक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जिसके अभी सीईओ, वही उज्जवल जो बताया ना मैंने आपको, ये अभी उसके सीईओ भी हैं। तो इन लोगों ने काम करा। अभी रिलायंस ने इनके साथ कुछ डील भी करी हुई है, साइन।
तो फिर ऐसा हुआ 2019 में इन्होंने शुरुआत करा था, 2020 में हालत बहुत बेकार हो गई थी, तो इन्होंने फाइनली सोचा कि अब ये काम करेंगे। 2019 में जब इन्होंने शुरू करा तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि कैसे माइनिंग करनी है, आपको भी पता नहीं है। तो इन लोगों ने क्या करा, वीडियो यूट्यूब से वीडियो देख के काम करा। उसके बाद इनके पास 2 ही कंप्यूटर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या करा, धीरे-धीरे शुरुआत करी इसकी। ओके। इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर प्लान, देखो इन्होंने, इनका जो प्लान था ना बिटकॉइन, ये बहुत स्ट्रांग प्लान था। स्ट्रांग प्लान था इन द सेंस कि इन्होंने बिटकॉइन जनरेट भी करा, सही टाइम पे जनरेट करा और उसे बेचा नहीं। मतलब जब बिटकॉइन के प्राइस बिटकॉइन का प्राइस बहुत फ्लक्चुएटिंग है। अभी बिटकॉइन 93 लाख का, एक टाइम पे 50 का भी था, एक टाइम पे 10,000 का भी था। तो जब कम था तब भी इन्होंने बेचा नहीं, जब ज़्यादा हो गया तब भी इन्होंने बेचा नहीं। तो इन लोगों ने बहुत लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्टमेंट करा है। एक टाइम जब इन्होंने बेचा था बिटकॉइन, वो तब बेचा था जब इन्होंने अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने का टाइम आया था। तो सैलरी देने के लिए इन्होंने कुछ बिटकॉइन बेचे थे, अदरवाइज इन्होंने कोई भी बिटकॉइन नहीं बेचा। अच्छा, ये इस इनिशिएटिव को लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव और बहुत बड़ा इनिशिएटिव इसलिए कहते हैं, ये इस इनिशिएटिव को तो क्योंकि ये इसने इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ना, यूपीआई सिस्टम से भी बहुत आगे का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को यूपीआई सिस्टम के आगे का इनिशिएटिव क्यों बोलते हैं? देखो इन्होंने क्या करा है, बाइनेंस पे के साथ, भूटान ने बाइनेंस पे के साथ एक डील करी है। इस डील के साथ इन लोगों ने ये करा है कि कोई भी टूरिस्ट आएगा, किसी को भी होटल बुक करना है या फिर किसी को भी लेन देन करना है भूटान में, एक ऊपर लेवल का, मतलब एकदम 100% लेन देन नहीं, एक ऊपर का लेन देन में ये लोग यूज कर सकते हैं, ये बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ये इन्होंने काम करा है। और मैं इसे यूपीआई से ऊपर क्यों बोल रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको। यूपीआई से ऊपर क्यों है ये बता देता हूँ आपको। देखो, पहली चीज है एनालॉग मनी। एनालॉग मनी बोले तो पेपर मनी। कौन सा मनी? पेपर मनी। पेपर मनी में खास बात क्या है? पेपर मनी में ये होता है कि जो उसकी प्रेजेंस होती है पेपर मनी की, वो पेपर फॉर्म में होती है, मतलब डिजिटल फॉर्म में नहीं होती है। अगर इसी को हमें लेन देन करना है, पेपर मनी का अगर हमें लेन देन करना है तो सॉरी, पेपर मनी का अगर हमें लेन देन करना है तो अगर एक इंसान को पेपर मनी दूसरे इंसान को अगर ट्रांसफर करना है तो आपको करना पड़ेगा, फिजिकली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? फिजिकली करना पड़ेगा, ठीक है। ये है पेपर मनी। फिर दूसरा आता है यूपीआई। दूसरा क्या आता है? यूपीआई। यूपीआई में क्या होता है? पैसा क्या होता है? पैसा फिजिकल फॉर्म में ही होता है। पैसा किस फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में ही होता है, पर कहाँ रखा रहता है? वो बैंक में रखा रहता है। पर उसको ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? डिजिटल होता है। यूपीआई में क्या होता है? पैसा ट्रांसफर करने का तरीका क्या होता है? डिजिटल होता है, पैसा ट्रांसफर करने का तरीका। फिर आता है यूपीआई के बाद कौन सा आता है? तीसरा आता है स्टेबल कॉइन। अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है। स्टेबल कॉइन में क्या होता है? स्टेबल कॉइन से पहले अपन एक बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। फिर आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या होता है? जो मनी होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। मनी किस फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। और उसका जो लेन देन होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो भी किस फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। देखो, मनी किस फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। उसका जो ट्रांसफर होता है वो भी क्या होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। किसमें? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में। तो अभी तक हमने 3 करेंसी देख ली है। एक है पेपर मनी देखा था हमने। पेपर मनी में क्या होता है? पेपर फिजिकल फॉर्म में होता है। पेपर किस फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में होता है। और उसका ट्रांसफर भी किस फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में ही होता है। मतलब आपको हाथ से लेन देन करना पड़ेगा। यूपीआई में क्या होता है? पैसा होता है फिजिकल फॉर्म में। पैसा किस फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में। पर उसको लेन देन हम किस तरीके से कर सकते हैं? डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ, यूपीआई कर रहा हूँ, तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ डिजिटली, पर असलियत में क्या होगा? बैक एंड में क्या चल रहा होगा? सपोज ये मैं हूँ, ये आप हो। अगर मैंने आपको यूपीआई करा है 100 रुपये का, 100 रुपये का अगर मैंने आपको फ़ोन पे यूपीआई करा है, तो फिर होगा क्या? मेरा बैंक अगर एसबीआई है
और आपका बैंक अगर HDFC है तो SBI से यहाँ से एक ट्रक निकलेगा और ये ट्रक 100 रुपये कहाँ जाएगा, HDFC जाएगा और HDFC में 100 रुपये देगा। तो बैक एंड में काम फिजिकली ही हो रहा है, पर जो मैंने जो ट्रांसफर करा है वो डिजिटल हुआ है। ये चीज़ है यूपीआई में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आपके पास ये आप हो, ये मैं हूँ, मैंने अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, सपोज 100 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं, तो मैंने 100 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं, तो मैंने जो 100 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं, तो वो रुपए ही ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब सिर्फ बैक एंड में कुछ भी नहीं होगा। बैक एंड में ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्रक 100 रुपये लेके जा रहा है SBI से HDFC, वो 100 रुपये ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, क्योंकि वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अपने आप में करेंसी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ई रुपी होता है, 100 रुपये का अपना एक ई रुपी होगा, जैसे 100 रुपये का नोट होता है वैसे 100 रुपये का ई रुपी होता है। अब 100 रुपये के ई रुपी में एक अलग से नंबर लिखा रहता है, जैसे 100 रुपये के नोट में एक अलग नंबर लिखा रहता है, नोट पे नंबर लिखा है, वैसे ही 100 रुपये के ई रुपी में एक नंबर लिखा रहेगा। तो मैं जो 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये का ई रुपी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वो डिजिटल मनी है, वो डिजिटल मनी ट्रांसफर करने का तरीका नहीं है सिर्फ, वो खुद ही डिजिटल मनी है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चौथा कौन सा है? चौथा है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन आपने अभी यूएस में जीनियस एक्ट आया है। स्टेबल कॉइन में क्या होता है, देखो स्टेबल कॉइन सपोज अमेजोन ने अपना एक स्टेबल कॉइन रिलीज करा है, ठीक है। अब अमेजोन ने अपना स्टेबल कॉइन रिलीज करा, इसका मतलब ये है कि एक डिजिटल मनी है। किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, ये वाली बात होगी सही। अब उसके बाद डिजिटल फॉर्म में है तो उसका जो ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो भी क्या है, वो भी डिजिटल ही है, ठीक है। ट्रांसफर वगैरह मीडियम भी डिजिटल है, पर इसके साथ परेशानी ये है कि, मतलब परेशानी बोल लो या अच्छी बात बोल लो, कि जो भी अमेजोन मनी होगा, वन अमेजोन स्टेबल कॉइन होगा, उसकी वैल्यू डिराइव होती है डॉलर से। किससे डिराइव होती है? डॉलर से डिराइव होती है। सपोज एक अमेजोन मनी का वैल्यू $4 हो जाएगा या $5 हो जाएगा, तो इस तरीके से एक अमेजोन मनी का वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? डॉलर से डिराइव हो रही है। तो इसमें क्या है, तरीका डिजिटल है, ट्रांसफर डिजिटल है। इसमें सबसे अच्छी बात, इसमें जो पिछले वाले से जो अंतर ये है कि मॉनेटरी अथॉरिटी और कमर्शियल बॉडी का जो डिफरेंस था वो क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। आप नोटिस करोगे, आप इसमें नोटिस करोगे कि जो एनालॉग मनी है उसमें जो पेपर रिलीज कर रहा है वो रिलीज कर रहा है सेंट्रल बैंक। कौन रिलीज कर रहा है? पेन दूसरा लेता हूं। कौन रिलीज कर रहा है? सेंट्रल बैंक रिलीज कर रहा है। कौन रिलीज कर रहा है? सेंट्रल बैंक, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी है वो रिलीज कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है यूपीआई। यूपीआई में भी जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो एक सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है, एसबीआई, आरबीआई के अंडर में काम कर रहा है। वो भी जो भी ट्रांसफर हो रहा है, ई रुपी जो ट्रांसफर हो रहा है वो आरबीआई के अंदर गाइडेंस में हो रहा है। फिर आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ये ई रुपी ट्रांसफर हो रहा है। ई रुपी ट्रांसफर हो रहा है किसके? ई रुपी किसने जनरेट करा है? ये जनरेट करा है, किसने करा है? आरबीआई ने जनरेट करा है। अब इसके बाद जब आता है स्टेबल कॉइन, तो स्टेबल कॉइन को बनाया किसने है? ये अमेजोन का स्टेबल कॉइन है। तो ये बनाया किसने है? कमर्शियल बॉडी ने बनाया है। तो कमर्शियल बॉडी ने क्या बनाया है? रुपी एक मनी जनरेट कर दी है। क्या जनरेट कर दिया? एक कमर्शियल बॉडी ने एक मनी को जनरेट करा है। तो यहां पे ये डिफरेंस आता है स्टेबल कॉइन में, ठीक है। फिर आता है सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आता है क्रिप्टो करेंसी। ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है, स्टेबल कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, पर वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का बताता हूं मैं आपको। बिटकॉइन का एग्जांपल देके बताता हूं, ये अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइन में क्या होता है? बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है, ये वाली बात क्लियर हो गई, ये डिजिटल मनी है, ये बात क्लियर है। उसको ट्रांसफर करने का मीडियम भी क्या है? डिजिटल ही है। आपको अगर वो बिटकॉइन ट्रांसफर करना है
तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे? डिजिटल ट्रांसफर करोगे। अब तीसरी चीज ये है कि उसकी जो ओनरशिप है, उसके जो ओनर हैं वो कौन है? उसके ओनर प्राइवेट है, मतलब जो प्राइवेट पर्सन है वो ओनर है। कोई भी कंपनी आप भी ओनर बन सकते हो उस बिटकॉइन के, ठीक है। इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करने वाली अथॉरिटी कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये एक एक प्रोग्राम से, एक सिस्टम से, प्रोग्राम से क्या हो रही है? जनरेट हो रही है ये अगेन इसके, ये अगेन उसमें एक खास बात है। सारी जितना भी आपने जितना भी आपने ये देखे अभी तक, हो जाए नीचे, एनालॉग मनी, यूपीआई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसमें सब में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। फिर स्टेबल कॉइन आता है। स्टेबल कॉइन में जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल बॉडी गवर्नमेंट मॉनेटरी अथॉरिटी है, और जो कमर्शियल बॉडी है उसके जो बीच की जो डिफरेंस है वो कम होता है। उसके बाद आता है बिटकॉइन, जहाँ पे जो डिफरेंस है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एक प्राइवेट अथॉरिटी क्या कर रही है? एक प्राइवेट अथॉरिटी क्या कर रही है? एक प्रोग्राम के थ्रू क्या जनरेट कर रही है? बिटकॉइन, मतलब मनी जनरेट कर रही है। तो ये खास बात है बिटकॉइन की, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गवर्नमेंट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और इस जैसे स्टेबल कॉइन था, स्टेबल कॉइन में जो स्टेबल कॉइन जैसे अमेजोन का स्टेबल कॉइन है, वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा था? वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा था डॉलर से, डिराइव कर रहा था अपनी वैल्यू। पर ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन अपनी वैल्यू डिराइव करता है मार्केट से। कहां से डिराइव करता है? मार्केट से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटकॉइन और बाकी करेंसीज में। और इसको हम यूपीआई से आगे क्यों बोल रहे हैं? मैं जब भूटान ने ऐसा कर दिया है तो हम ऐसे यूपीआई से आगे क्यों बोल रहे हैं? हम इसे यूपीआई से आगे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम यूपीआई में ही फंसे हुए हैं। अभी तक हम तारीफ किसकी कर रहे हैं? यूपीआई की कर रहे हैं। हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में आ गए हैं, पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कितने नीचे है? एक, दो, तीन, तीन गुना, थ्री स्टेप्स आगे हो गया है भूटान हमसे फाइनेंस में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, और जो आने वाला जो फ्यूचर है फाइनेंशियल करेंसी में, उसमें आगे हो गया है वो हमसे। तो ये वाली बात है ये। और फाइनेंस, एक होता है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की पीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की पीक है बिटकॉइन। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो थोड़ा खराब हो जाएगा, मैं बोलूंगा फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन की, फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन की पीक है बिटकॉइन। ये वाली अंतर है। अब हमने क्या गलती करी है? हमने गलती ये कर दी है कि हमने एक तो भूटान के पास देखो, मैं आपको एक फोटो, मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ। ये देखो आप, टॉप अगर आप 8 कंट्री में बात करो तो यूएस के पास 2 लाख बिटकॉइन है, चाइना के पास 1,90,000, यूके के पास 61,000 61,000, यूक्रेन के पास 46,000, और भूटान के पास कितना है? भूटान के पास अराउंड 12,000 से लेकर 13,000 है। मतलब मतलब सबसे छोटी कंट्री वर्ल्ड की, उसके पास वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बिटकॉइन है। और इंडिया के पास कितना है? भूटान के पास 12,000 है, और इंडिया के पास कितना है? 450 है सिर्फ। और वो कंट्री जिसने सबसे पहले बिटकॉइन को यूज करा था वो है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर के पास सिर्फ 6,000 है। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है। चलिए फिर, आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो बताइएगा मुझे, और प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।